स्मार्ट एग्जाम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, जहां छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी एक आधुनिक और भरोसेमंद शैक्षणिक ऐप है, जिसे छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में ऑनलाइन क्विज और टेस्ट, स्टडी नोट्स, ई बुक्स, सिलेबस, वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक और प्रीमियम कंटेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में इंडिस ऐप स्टोर खोलें, सर्च में स्मार्ट एग्जाम अकेडमी टाइप करें और इंस्टॉल करें। ऐप ओपन करने के बाद यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। नए छात्र रजिस्टर हियर पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल, कोर्स और पासवर्ड भरकर अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन होते ही आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, जहां से पूरी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से शुरू होती है। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी, आपकी परीक्षा सफलता का स्मार्ट साथी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पहाड़, मैदान और घाटियां हमें दिखती हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में हमारी धरती का चेहरा लगातार बदल रहा है। ये एक ऐसी कलाकृति है जिसे प्रकृति हर पल, हर लम्हा बना भी रही है और मिटा भी रही है। तो चलिए आज इसी शानदार प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह एकदम सपाट यानी कि फ्लैट क्यों नहीं है? क्यों कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं मीलों गहरी घाटियां? इस पहेली के पीछे एक लगातार चलने वाली खींचतान छिपी हुई है। असल में ये खींचतान है दो तरह की ताकतों के बीच। एक तरफ है अंतर्जनित बल, मतलब धरती के अंदर से लगने वाली ताकतें। ये जमीन को ऊपर उठाती हैं, जिससे पहाड़ और पठार बनते हैं। इन्हें हम निर्माता कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जनिक बल, यानी बाहरी ताकतें, जैसे बहता पानी, हवा। ये सतह को लगातार काटती छाटती लेती हैं, उसे तराशती लेती हैं। ये हैं शिल्पकार। आज हमारा फोकस इन्हीं बाहरी शिल्पकारों के काम पर रहेगा। और हमारी कहानी का पहला हीरो है नदी। सोचिए, जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसमें गजब की ताकत और ऊर्जा होती है। अपने सफर के इस शुरुआती हिस्से में वो एक शक्तिशाली मूर्तिकार की तरह काम करती है, जो अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तराश देती है। तो ये जो तराशने की प्रक्रिया है ना, इसी को हम अपर्दन कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ चट्टानों का टूटना नहीं है। अपर्दन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें पानी जैसी प्राकृतिक ताकतें चट्टानों और मिट्टी को एक जगह से काटती हैं और फिर उसे अपने साथ बहाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। और नदी की इसी काटने की ताकत का नतीजा देखिए, ये हैं गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज एक गहरी और पतली घाटी होती है जिसके किनारे लगभग सीधे खड़े होते हैं। मतलब ये ऊपर और नीचे से करीब करीब एक जैसी चौड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ कैनियन भी गॉर्ज जैसा ही होता है, पर यह उसका एक बड़ा और फैला हुआ रूप है, जो ऊपर से ज्यादा चौड़ा और नीचे जाते जाते संकरा हो जाता है। अच्छा, अब सोचिए, नदी बह रही है और उसके रास्ते में कठोर और मुलायम चट्टानें एक के बाद एक आ जाती हैं। नदी क्या करेगी? जाहिर है वो मुलायम चट्टान को ज्यादा तेजी से काट देगी। इससे वहां एक सीधी ढलान बन जाती है और जब पानी ऊंचाई से इस खड़ी ढलान पर गिरता है तो बनता है एक शानदार जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल। कभी कभी नदी का रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ और पथरीला होता है। ऐसे में पानी शांति से नहीं बह पाता। वो पत्थरों से टकराकर उछलने लगता है और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज हो जाती है। नदी का यही टर्ब्यूलेंट, उछलता कूदता हुआ हिस्सा शिवपुरी का या रैपिड्स कहलाता है। लेकिन जैसे ही नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है, उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अब वो सीधे बहने के बजाय रास्ते की रुकावटों से बचती हुई बल खाकर बहने लगती है। नदी के ये जो सांप की तरह घुमावदार मोड़ होते हैं ना, इन्हें ही नदी विसर्प या मियांडर कहते हैं। तो नदी ने कटाव तो बहुत कर लिया, अब उसके सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां उसकी ऊर्जा और कम हो जाती है। अब वो मूर्तिकार से एक निर्माता बन जाती है और अपने साथ बहाकर लाई मिट्टी और मलबे को जमा करना शुरू कर देती है। और ये जो जमा करने का काम है ना, इसी प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। मतलब जब नदी द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे नई नई जमीनी आकृतियां बनती हैं। जैसे कि ये दोनों
जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो अपने साथ लाए मलबे को जमा करती है। अगर ये जमाव पहाड़ी ढलान पर ही एक कोन यानी शंकु के आकार में होता है तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। लेकिन जब नदी पहाड़ को छोड़कर एकदम समतल मैदान में आती है तो यही मलबा एक पंखे की तरह फैलकर जमा होता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और अब नदी अपने सफर के बिल्कुल अंत में है। वो समुद्र से मिलने ही वाली है। यहाँ उसकी रफ्तार लगभग थम सी जाती है। अब उसमें मलबा ढोने की ताकत नहीं बचती, तो वो सारा का सारा मलबा अपने मुहाने पर ही जमा कर देती है। ये जमाव अक्सर एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल के आकार का होता है और इसी को हम डेल्टा कहते हैं। कई बार बारिश में नदी में बाढ़ आ जाती है और उसका पानी किनारों को तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो अपने पीछे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी की एक परत छोड़ जाता है। सालों साल ऐसा होने से नदी के दोनों तरफ एक चौड़ा और समतल मैदान बन जाता है। इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। और जानते हैं, दुनिया की ज्यादातर महान सभ्यताएं इन्हीं उपजाऊ मैदानों में बसी थीं। यह बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक नदी अपना रास्ता बदलकर पीछे एक झील छोड़ जाती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले नदी बहते बहते एक बहुत बड़ा घुमावदार मोड़ यानी विसर्प बनाती है। फिर कभी बाढ़ के दौरान नदी को एक छोटा रास्ता मिल जाता है और वो उस मोड़ को काटकर सीधा बहना शुरू कर देती है। इसके बाद नदी पुराने मोड़ के मुहानों पर धीरे धीरे मिट्टी जमा करती जाती है और आखिर में वो पुराना मोड़ नदी से पूरी तरह कटकर अलग हो जाता है। घोड़े की नाल जैसा ये बचा हुआ हिस्सा ही एक शांत झील बन जाता है, जिसे गोखोर झील कहते हैं। नदी की कहानी तो हमने देख ली। अब मिलते हैं एक और शक्तिशाली शिल्पकार से, समुद्री लहरें। ये लहरें कभी नहीं थकती। दिन रात लगातार ये तटों से टकराती हैं और हमारी कोस्टलाइन को एक नया आकार देती रहती हैं। जब समुद्री लहरें बार बार चट्टानी तट के निचले हिस्से पर चोट करती हैं तो उसे काट देती हैं। धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा लटकता रहता है और एक सीधी खड़ी चट्टान बन जाती है। इसे ही समुद्री भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। अब लहरें चट्टान के कमजोर हिस्सों को जल्दी पहचान लेती हैं और उन पर ज्यादा जोर से हमला करती हैं। लगातार कटाव से इन कमजोर हिस्सों में एक खोखली जगह बन जाती है, जो धीरे धीरे एक गुफा का रूप ले लेती है। ये कहलाती है समुद्री कंदरा या सी केव। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कटाव जारी रहे और एक ही चट्टान के दोनों तरफ बनी गुफाएं आर पार हो जाएं, तो एक छेद बन जाता है। ये एक मेहराब या आर्च जैसा दिखता है, जिसे हम समुद्री मेहराब कहते हैं। समय के साथ अपरदन इस मेहराब की छत को भी कमजोर कर देता है और एक दिन वो ढह जाती है। छत के गिरने के बाद चट्टान का सिर्फ एक खंभे जैसा हिस्सा समुद्र में अकेला खड़ा रह जाता है। इसी को स्टैक कहते हैं। ये स्टैक इस बात का सबूत है कि कभी जमीन यहां तक फैली हुई थी। तो हमने देखा कि हमारी धरती की सतह कोई स्थिर तस्वीर नहीं है। ये तो एक अधूरी रचना है, एक अनफिनिश्ड मास्टरपीस है, जिसे कुदरत की ताकतें हर पल बदल रही हैं, संवार रही हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि पृथ्वी की सतह पर बनाने वाली और मिटाने वाली ताकतों के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। नदियां एक ही साथ मूर्तिकार और निर्माता दोनों का काम करती हैं। समुद्री लहरें बिना रुके तटों को तराशती हैं और क्लिप से गुफा, गुफा से आर्च और फिर स्टैक बनाती हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं हमें बताती हैं कि हमारे ग्रह का भूगोल कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदल रहा है। जैसा कि एनसीईआरटी की ये पंक्ति हमें याद दिलाती है, ये धरती सिर्फ चट्टान और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये बहुत संवेदनशील है। हमारा, आपका, हम सबका जीवन इसी पर निर्भर है। और जब हम इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हम इसकी बेहतर देखभाल करना भी सीखते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आज हमने सिर्फ बहते पानी और समुद्री लहरों की बात की है, लेकिन इनके अलावा भी कई शिल्पकार हैं। पवन, बड़े बड़े ग्लेशियर और यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी भी धरती के चेहरे को आकार देने वाले बहुत शक्तिशाली एजेंट हैं और उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। और अंत में चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। लाखों सालों से नदियां, हवा और लहरें धरती को आकार दे रही हैं, पर आज जिस रफ्तार से इंसान शहर बसाकर, बांध बनाकर और खदानें खोदकर जमीन का चेहरा बदल रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि धरती के अगले सबसे बड़े शिल्पकार अब हम इंसान ही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि पहाड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं और घाटियां इतनी गहरी क्यों? असल में इसका जवाब एक बहुत बड़ी लड़ाई में छिपा है।
एक ऐसी लड़ाई जो हमारी धरती की सतह पर हर पल, हर सेकंड लड़ी जा रही है। एक तरफ हैं बनाने वाली ताकतें और दूसरी तरफ हैं मिटाने वाली ताकतें। चलिए आज इन्हीं ताकतों की कहानी समझते हैं जो हमारी दुनिया को ये खूबसूरत शक्ल देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जमीन ऊंची नीची क्यों है? हमारी दुनिया एकदम गोल, एक चिकनी गेंद जैसी क्यों नहीं है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है दो जबरदस्त ताकतों के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली रस्साकशी। तो चलिए मिलते हैं इन दो मेन प्लेयर्स से। एक हैं हमारी धरती के अंदर से काम करने वाली ताकतें, जिन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ये हैं बिल्डर्स, यही हैं जो पहाड़ों को ऊपर उठाते हैं, जमीन को खड़ा करते हैं। और फिर हैं बाहरी ताकतें यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये हैं स्कल्प्टर्स, मतलब मूर्तिकार। पानी, हवा, बर्फ ये सब मिलकर लगातार जमीन को घिसने और काटने का काम करते हैं। तो ये बनाने और मिटाने का एक गजब का डांस है जो हमेशा चलता रहता है। तो चलिए जरा इन बाहरी मूर्तिकारों यानी स्कल्प्टर पे थोड़ा और ध्यान देते हैं। देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से औजार हैं। असल में ये हमारी जमीन को शक्ल देने के लिए दो मेन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक है अपर्दन और दूसरा है निक्षेपण। तो पहला औजार है अपर्दन या इरोजन। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को घिसना और उठाकर कहीं और ले जाना। सोचिए कैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थर काटकर एक घाटी बना देती है, या कैसे हवा रेगिस्तान में रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। ये समझ लीजिए कि ये नेचर की डेमोलिशन टीम है। और जब डेमोलिशन टीम कुछ हटाती है तो वो मलबा कहीं तो जाता है ना? बस यहीं पर दूसरा औजार काम आता है, निक्षेपण या डिपोजिशन। ये नेचर की कंस्ट्रक्शन टीम है। ये उस हटाई गई मिट्टी, पत्थर, रेत को लेकर कहीं और जमा कर देती है और उससे बीचेस, डेल्टास और उपजाऊ मैदान जैसी नई नई चीजें बनाती है। अब ये जो काटने और बनाने का काम है, इसे करने वाले कई एजेंट्स हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, तेज हवा है और हाँ, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो पानी ही है। तो आज के इस सफर में हम पानी से जुड़े दो सबसे ताकतवर मूर्तिकारों पर ही फोकस करेंगे। एक है नदियां और दूसरी है समुद्र की लहर। तो आइए एक नदी के साथ साथ चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहाड़ों से। यहाँ ये नदी बिल्कुल एक नौजवान की तरह है, जोश और ताकत से भरी हुई। तेजी से नीचे की तरफ भागती है और अपनी जबरदस्त ताकत से जमीन को काटती छाटती चली जाती है। नदी की इसी काटने की ताकत से बनती हैं बड़ी बड़ी घाटियां, जैसे कि एक गॉर्ज, जो कि एक गहरी और पतली सी घाटी होती है जिसकी दीवारें एकदम सीधी होती हैं। लेकिन जब यही काम लाखों सालों तक चलता रहे तो यही गॉर्ज एक कैनियन का रूप ले सकता है, जो बहुत ज्यादा गहरा और ऊपर से चौड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का ग्रैंड कैनियन, जिसे कोलोराडो नदी ने लाखों सालों में तराशा है। नदी की इस रॉ पावर का सबसे शानदार नजारा शायद एक वाटरफॉल यानी जलप्रपात में देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी नदी जब किसी ऊंची चट्टान से नीचे गिरती है तो उसकी ताकत कितनी जबरदस्त होती होगी। ये तो कुदरत का पावर शो है एकदम। लेकिन ताकत हमेशा इतने बड़े पैमाने पर ही नहीं दिखती। नदी की तली में भी बहुत कुछ हो रहा होता है। पानी के साथ बहने वाले छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर ये एक तरह के नेचुरल ड्रिल मशीन का काम करते हैं और धीरे धीरे नदी के तल के चट्टानों में गोल गोल गड्ढे बना देते हैं। इन्हें ही जल गर्तिका या पोथोल्स कहते हैं। अब जैसे ही नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आती है, इसकी रफ्तार कम हो जाती है, थोड़ी सुस्त हो जाती है ये, और फिर ये एक सांप की तरह बल खाती हुई घूम घूम कर चलने लगती है। इन्हीं मोड़ों को विसर्प या मियांडर्स कहते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प खेल होता है। मोड़ के बाहरी किनारे पर पानी तेजी से बहता है और कटाव करता है, जबकि अंदरूनी किनारे पर पानी धीमा होता है और मिट्टी जमा करता जाता है। और इसी धीमी रफ्तार के साथ नदी का किरदार भी बदल जाता है। अब वो काटने वाली मूर्तिकार नहीं, बल्कि बनाने वाली निर्माता बन जाती है। अब तक जो भी मिट्टी, पत्थर, रेत वो अपने साथ बहाकर लाई थी, उसे अब वो जमा करना शुरू कर देती है और इससे बनते हैं बिल्कुल नए तरह के लैंडस्केप्स। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जलोढ़ पंख या आलुवियल फैन। ये तब बनता है जब नदी पहाड़ों से निकलकर अचानक एक खुले मैदान में फैल जाती है, स्पीड एकदम से कम हो जाती है और नदी अपने साथ लाया भारी सामान और नहीं ढो पाती, तो वो सारा मलबा एक पंखे जैसी शक्ल में वहीं जमा कर देती है। मतलब नई जमीन का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है। और हाँ, कभी कभी नदी अपने किनारों को लांग भी जाती है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ से नुकसान तो होता है, लेकिन इसका एक फायदा भी है।
नदी अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा देती है और सदियों तक ऐसा होते रहने से बनते हैं बहुत बड़े और उपजाऊ मैदान, जिन्हें फ्लड प्लेन्स कहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही बसी। वापस उन मिएंडर्स पर आते हैं। समय के साथ ये घुमावदार मोड़ और भी ज्यादा बड़े होते जाते हैं, इतने बड़े कि कभी कभी नदी एक शॉर्टकट ले लेती है और उस पूरे मोड़ को छोड़कर सीधी बहने लगती है। और वो जो पीछे छूटा हुआ यू शेप का मोड़ है, वो एक शांत झील बन जाता है। इसे ही गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये नदी के पुराने रास्ते की एक खूबसूरत निशानी है। और आखिरकार अपने लंबे सफर के अंत में नदी पहुंचती है समंदर के पास। यहां आकर उसकी रफ्तार लगभग शून्य हो जाती है और अपने साथ लाया हुआ बचा खुचा सारा मलबा वो यहीं जमा कर देती है। इसी मिट्टी और रेत से एक बहुत बड़ा तिकोने आकार का जमीनी हिस्सा बनता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ये नदी का आखिरी और सबसे शानदार क्रिएशन होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नदियों की नहीं है। पानी पर आधारित एक और बहुत बड़ा मूर्तिकार है, और वो है समंदर। समंदर के किनारों पर लहरों की ना रुकने वाली जबरदस्त ताकत लगातार हमारे कोस्टलाइन को एक नई शक्ल दे रही है। और ये प्रक्रिया बड़ी ही दिलचस्प है। देखिए, लहरें सबसे पहले चट्टान में कोई कमजोर हिस्सा ढूंढती हैं और उसे काटना शुरू कर देती हैं, जिससे बनती है एक समुद्री गुफा। अगर ये कटाव चलता रहा तो गुफा चट्टान के आर पार हो जाती है और बन जाता है एक प्राकृतिक मेहराब, एक सी आर्च। और फिर एक दिन उस मेहराब की छत भी गिर जाती है और पीछे रह जाता है चट्टान का एक अकेला खंभा, जिसे सी स्टैक कहते हैं। ये उस मजबूत चट्टान की आखिरी निशानी होती है। असल में ये जो पूरी कहानी है ना, ये अक्सर एक सी क्लिफ यानी भृगु से शुरू होती है। लहरें लगातार चट्टान के निचले हिस्से पर हमला करती हैं, उसे कमजोर करती हैं, जब तक कि ऊपर का हिस्सा टूटकर गिर ना जाए। इससे एक सीधी खड़ी चट्टान बन जाती है और फिर इसी चट्टान पर वो गुफा, मेहराब और स्टैक बनने का सिलसिला शुरू होता है। तो जब हम इन सारी ताकतों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारा ये जो ग्रह है, ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो लगातार हरकत में है, लगातार बदल रही है। आज जो भी लैंडस्केप हम देख रहे हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, गहरी घाटियां हों या खूबसूरत समुद्री किनारे, ये परमानेंट नहीं है। ये तो बनाने और मिटाने के एक बहुत बड़े और कभी न खत्म होने वाले साइकिल में बस एक छोटा सा स्नैपशॉट है। यहां सब कुछ बदल रहा है, हमेशा। तो अगली बार जब किसी नदी को बहते हुए देखें या किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हों या समंदर के किनारे टहल रहे हों, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सतह के नीचे काम कर रही उन जबरदस्त ताकतों के बारे में सोचिएगा जो पल पल हमारी इस दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। यकीन मानिए, अपने ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कभी सोचा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और खूबसूरत समुद्र तट हम देखते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? हमारी धरती का चेहरा असल में कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहां तो हर पल एक अदृश्य जंग चलती रहती है। एक तरफ है बनाने वाली ताकतें और दूसरी तरफ है मिटाने वाली। चलिए आज इसी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमारी धरती की सतह, मतलब इसका धरातल, सपाट या समतल क्यों नहीं है? कहीं पहाड़ आसमान छू रहे हैं तो कहीं गहरी खाइयां हैं। इसका जवाब छिपा है दो जबरदस्त ताकतों के खेल में, जो धरती के अंदर और बाहर दोनों जगह काम कर रही हैं। और ये हैं वो दो महान ताकतें। एक तरफ हैं एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अंतर्जनित बल। ये धरती के अंदर से आते हैं और सतह को ऊपर उठाते हैं, पहाड़ और पठार बनाते हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बहिर्जनिक बल। ये बाहर से काम करते हैं और जमीन को लगातार घिसकर काटकर उसे समतल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बनाता है तो दूसरा मिटाता है। इस घिसने की प्रक्रिया का पहला बड़ा खिलाड़ी है अपरदन, जिसे हम इरोजन भी कहते हैं। ये एक चलमान प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, जब पानी, हवा या बर्फ जैसी ताकतें चट्टानों और मिट्टी को एक जगह से तोड़कर अपने साथ कहीं और ले जाती हैं, बस इसी को अपरदन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रकृति की मूर्तिकला का पहला स्टेप है, चीजों को तराशना। और जहां अपरदन है वहां निक्षेपण भी होगा। मतलब जो मलबा अपरदन से एक जगह से उठा था वो कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो जब ये मलबा किसी नई जगह पर जमा हो जाता है, उसे ही निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। तो अपरदन अगर तराशने का काम है तो निक्षेपण नई आकृतियां बनाने का काम है। तो सवाल ये है कि ये मूर्तिकला करता कौन है?
मिलिए प्रकृति के इन शानदार शिल्पकारों से। बहता हुआ पानी यानी नदियां, समुद्र की लहरें, तेज हवा, ग्लेशियर और यहां तक कि जमीन के नीचे का पानी भी, ये सब लगातार धरती का चेहरा बदल रहे हैं। आज हम इनमें से दो सबसे ताकतवर शिल्पकारों, नदी और समुद्री लहरों के काम को जरा करीब से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नदी की यात्रा पर चलते हैं। अपने सफर की शुरुआत में जब कोई नदी पहाड़ों से तेज रफ्तार में नीचे उतरती है तो वो एक बेहद ताकतवर कारीगर की तरह काम करती है। उसकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती छांटती चली जाती है। और इसी काटने की शक्ति से बनती हैं ये गहरी घाटियां। सोचिए, गॉर्ज एक पतली और गहरी खाई की तरह है जिसकी दीवारें लगभग सीधी खड़ी होती हैं। वहीं कैनियन इसी का एक बहुत बड़ा और विशाल रूप है, जो नीचे से तो संकरा होता है लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ा। अमेरिका का मशहूर ग्रैंड कैनियन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और जब नदी का पानी किसी खड़ी चट्टान से बहुत ऊंचाई से एकदम सीधे नीचे गिरता है तो बनता है एक जलप्रपात यानी वाटरफॉल। ये नदी की काटने की शक्ति का शायद सबसे शानदार और ड्रामेटिक नजारा होता है। अच्छा, जैसे ही नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब वो सीधी नहीं बहती बल्कि एक सांप की तरह बल खाते हुए बड़े बड़े मोड़ लेकर बहने लगती है। इन्हीं खूबसूरत घुमावदार मोड़ों को नदी विसर्प या मियांडर कहते हैं। अब नदी की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब वो काटने वाली नहीं बल्कि बनाने वाली बन जाती है। पहाड़ों से जो भी मलबा, जो भी मिट्टी वो अपने साथ बहाकर लाई थी, रफ्तार कम होने की वजह से अब उसे जमा करना शुरू कर देती है। जब नदी पहाड़ों से निकलकर ठीक मैदान में एंटर करती है तो वो अपने साथ लाए मलबे को एक पंखे के आकार में फैलाकर जमा कर देती है। इसे ही जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन कहते हैं। ये नदी के बनाने वाले काम का पहला बड़ा नमूना है। अपनी यात्रा के एकदम आखिर में जब नदी किसी समुद्र या बड़ी झील में मिलने वाली होती है तो उसकी रफ्तार लगभग रुक जाती है। तब वो अपने साथ लाई सारी मिट्टी को अपने मुहाने पर एक त्रिभुज के आकार में जमा कर देती है। इस नई बनी उपजाऊ जमीन को ही डेल्टा कहते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, ऑक्सबो लेक का बनना। होता क्या है कि नदी का जो मोड़ होता है वो वक्त के साथ और घूमता जाता है। फिर एक दिन नदी उस मोड़ को काटकर सीधा रास्ता बना लेती है और वो पुराना घुमावदार हिस्सा नदी से अलग हो जाता है। यही कटा हुआ चांद जैसा हिस्सा एक झील बन जाता है जिसे गोखुर या ऑक्सबो लेक कहते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी किनारों से बाहर फैल जाता है और जब पानी उतरता है तो वो अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी की एक परत वहीं छोड़ जाता है। बार बार ऐसा होने से नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े सपाट और उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। इन्हें ही बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन कहा जाता है। चलिए, नदी की कहानी पूरी हुई। अब चलते हैं अपने दूसरे शिल्पकार के पास, यानी समुद्र। समुद्र की लहरें कभी नहीं थकती, कभी नहीं रुकती। वो लगातार जमीन के किनारों से टकराती हैं और उन्हें तराशकर बिल्कुल नई शक्ल दे देती हैं। यहां हम लहरों की जबरदस्त काटने वाली शक्ति को देखेंगे। जब लहरें लगातार किसी चट्टाने किनारे के निचले हिस्से पर हमला करती हैं तो वो हिस्सा कट जाता है। इससे ऊपर की चट्टान बिना सहारे के रह जाती है और एक सीधी खड़ी दीवार जैसी बन जाती है। इसे ही समुद्री भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। अब एक कहानी देखते हैं कि कैसे समुद्र की लहरें एक चट्टानी तट को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हजारों लाखों सालों तक चलती रहती है। सबसे पहले लहरें चट्टान में कोई कमजोर जगह ढूंढती हैं और वहीं पर हमला करना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे वो चट्टान को खोखला करके एक गुफा बना देती हैं। इसे कहते हैं तटीय कंदरा या सी केव। ये गुफा वक्त के साथ और बड़ी होती जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब अपरदन की वजह से ये गुफा चट्टान के आर पार हो जाती है या फिर दो तरफ से बनी गुफाएं आपस में मिल जाती हैं। तब बनता है एक प्राकृतिक मेहराब यानी एक सी आर्च। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ इस मेहराब की छत भी कमजोर होकर टूट जाती है और समुद्र में गिर जाती है। अब सिर्फ चट्टान का एक खंभा जैसा हिस्सा समुद्र में अकेला खड़ा रह जाता है। इसे ही स्टैक कहते हैं। इस तरह लहरें धीरे धीरे पूरी चट्टान को ही गायब कर देती हैं। तो हमने देखा कि हमारी धरती की सतह कोई स्थिर चीज नहीं है। ये तो एक कैनवस की तरह है जिस पर प्रकृति लगातार कुछ बना रही है और कुछ मिटा रही है। यहां बदलाव ही एक अकेली ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। और यही इस पूरी कहानी का सार है।
बनाने और बिगाड़ने वाली ताकतें एक लगातार कभी ना खत्म होने वाली जंग में हैं, और ये जो जमीन का नज़ारा है, ये भूदृश्य ही उनका कैनवस है। और ये समझना जरूरी है कि ये शिल्पकार आज भी हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, हर पल, हर सेकंड। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई किसी नदी, पहाड़ या समुद्र तट को देखेगा, तो क्या उसे सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा, या फिर उसमें लाखों सालों से चल रही बनाने और मिटाने की एक पूरी महागाथा दिखाई देगी।